उनकी हैंड होल्डिंग करनी ही होगी। मूलभूत जरूरतों की चिंता के साथ ही दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। अभी हाल ही में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी वर्ग में को आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। संसद में कानून बनाकर ओबीसी से जुड़ी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि समाज की विकास यात्रा में कोई व्यक्ति ना छूटे, कोई वर्ग ना छूटे, वैसे ही देश का कोई भूभाग, देश का कोई कोना भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। विकास सर्वांगी होना चाहिए, विकास सर्वस्पर्शी होना चाहिए, विकास सर्वसमावेशक होना चाहिए। देश के ऐसे क्षेत्रों को आगे लाने के लिए पिछले 7 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, अब उसे और तेजी देने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख सहित पूरा हिमालय का क्षेत्र हो, हमारी कोस्टल बेल्ट या फिर आदिवासी अंचल हो, ये भविष्य में भारत के विकास का, भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार बनने वाले हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये कनेक्टिविटी दिलों की भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। बहुत जल्द नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल सेवा से जोड़ने का काम पूरा होने वाला है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत आज नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी कनेक्ट हो रहा है। बीते वर्षों में जो प्रयास हुए हैं, उसकी वजह से हम नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए उत्साह अनेक गुना बढ़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट से वहां पर टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्बल मेडिसिन, ऑयल पाम, इसका पोटेंशियल बहुत बड़ी मात्रा में है। हमें पूरी तरह इस पोटेंशियल को निखारना होगा, देश की विकास यात्रा का हिस्सा बनाना होगा और हमें ये काम अमृत काल के कुछ दशक में ही पूरा करना है। सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। 21वीं सदी के इस दशक में भारत ब्लू इकोनॉमी के अपने प्रयासों को और तेजी देगा। हमें एक्वा कल्चर के साथ साथ सीवीड की खेती में बंधे
जो नई संभावना बन रही है, उन संभावनाओं का भी पूरा लाभ उठाना है। डीप ओशन मिशन समंदर की असीम संभावनाओं को तलाशने की हमारी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। जो खनिज संपदा समंदर के में छिपी हुई है, जो थर्मल एनर्जी समंदर के पानी में है, और वो देश के विकास को नई बुलंदी दे सकती है। देश के जिन जिलों के लिए ये माना गया था कि ये पीछे रह गए, हमने उनकी आकांक्षाओं को भी जगाया है। देश में 110 से अधिक आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, रोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। इनमें से अनेक जिले हमारे आदिवासी अंचल में हैं। हमने इन जिलों के बीच विकास की एक तंदुरुस्त स्पर्धा का एक उत्साह पैदा किया है। ये आकांक्षी जिले भारत के अन्य जिलों की बराबरी तक पहुंचे, उस दिशा में तेज स्पर्धा चल रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, अर्थ जगत में पूंजीवाद और समाजवाद, इसकी चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन भारत सहकारवाद पर भी बल देता है। सहकारवाद हमारी परंपरा, हमारी संस्कारों के भी अनुकूल है। सहकारवाद जिसमें जनता जनार्दन की सामूहिक शक्ति का अर्थव्यवस्था की चालक शक्ति के रूप में ड्राइविंग फोर्स बने, ये देश के ग्रास रूट लेवल की इकोनॉमी के लिए एक अहम क्षेत्र है। कोऑपरेटिव ये सिर्फ कानून नियमों की जंजाल वाली एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि कोऑपरेटिव एक स्पिरिट है, कोऑपरेटिव एक संस्कार है, एक कोऑपरेटिव एक सामूहिक चलने की मन प्रवृत्ति है। उनका सशक्तिकरण हो, इसके लिए हमने अलग मंत्रालय बनाए कर इस दिशा में कदम उठाया है। और राज्यों के अंदर जो सहकारी क्षेत्र है, उसको जितना ज्यादा बल दे सके, वो बल देने के लिए हमने ये कदम उठाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस दशक में हमने गांवों में नई अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री बनने पर हमें अपनी अंतराल में पूछना चाहिए कि जो हमने शपथ ली है, जो सब पढ़े हैं हमने संविधान के शपथ के, क्या हमारा आचरण वही है? क्या हम उस आचरण के आधार पर अपनी कलम चला रहे हैं? क्या हम अपने मूल भावना की शपथ ली है, उसके आधार पर शासन कर रहे हैं? अपने आप को पूछना चाहिए। जब तक ये भावना सब में घर नहीं करेगी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, तब तक मुल्क का भी एक मौका नहीं रह सकता है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, हम सब मिलकर के किस प्रकार से आने वाले वक्त के अंदर मजबूती से राज सेवा में जुड़ जाएं। ये वक्त दिया है 75 साल के बाद में हमें आया है। हमारे प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता भी गांव में हो, ढाणी में हो, चाहे वो कहीं पे भी हो, वो सतही आगे बढ़े, वो खुद देखे कि मुझे मेरा क्या कर्तव्य है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए उसको। ये हमारे संस्कारों के अंदर है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दुतासा जी के नेतृत्व में जो नई शुरुआत हुई है, वो गांव गांव तक संदेश पहुंचेगा। और हम सब मिलकर के जो प्रतिज्ञा ली हम लोगों ने, राजीव गांधी जी आए थे राजस्थान में, उनकी भावना के अनुरूप मैनिफेस्टो बना था। सरकार पूरा प्रयत्न कर रही है, मैनिफेस्टो का आधार बनाकर ही हम चर्चा करें।
हमने परंपरा कायम की देश के अंदर 22 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था कि मैनिफेस्टो वादे करते हैं वो निभाने चाहिए, याद रखना चाहिए चुनाव के जीतने के बाद में। सरकारें भूल जाती थी। हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये परंपरा शुरू करी, मैनिफेस्टो को हम लोग सरकारी कार्योन्नगम बना देते हैं। उनके आधार पर तमाम कलेक्टर, तमाम सेक्रेटरी कॉपी रखते अपने पास में, उनको पढ़ करके फैसले करने पड़ते हैं। इसलिए आज 64% फैसले हमने कर लिए अभी तक मैनिफेस्टो में। इस रूप में हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर जो वादे की निभा के दिखाएं। कोरोना काल बहुत भयंकर आ गई महामारी, मैं आप सबको प्रदेशवासियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इस रूप में आपने एकजुटता दिखाई। हमने पक्ष विपक्ष को साथ लिया, धर्म गुरुओं को साथ लिया, एक्टिविस्ट को साथ लिया, डॉक्टर्स को साथ लिया, सबको साथ लिया और ऐसा आह्वान किया कि आपने कहा कि पहली लहर के अंदर किस प्रकार से पूरे प्रदेश के लोगों ने एक दूसरे की सेवा करी। हमने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। मुझे गर्व है कहते हुए राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोया, इस प्रकार से पब्लिक ने साथ दिया। राजस्थान 70 के हमने कहा था, उसी ढंग से हमने व्यवस्था करी जहां टेस्टिंग के लिए भी पूना भेजती थी संस्था, दिल्ली भेजते थे। आज 0 से शुरू करके 1.5 लाख सैंपल प्रतिदिन हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कैपेसिटी। आईसीयू बेड बढ़ाए, क्वारंटाइन की व्यवस्था करी, शानदार व्यवस्था करी। तो दूसरी लहर ने हिला दिया पूरे देश को। ऑक्सीजन की जिस प्रकार मांग बढ़ी, दवाइयों की कमी रही, इस रूप में पूरे मुल्क में जो माहौल बनाया गया, यह माहौल बना, ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया। हमने भी अपने मंत्री को भेजा, दिल्ली तक भेजा। मैंने खुद ने बात करी, तमाम प्रधानमंत्री जी से भी, सबसे बात करी, गृह मंत्री से बात करी। हमने ऑक्सीजन की भीख मांगी कि हमें बचाना लोगों को, हमें कोई शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, हमारा इंसान बचना चाहिए, वो उन्हें कर दिखाया। सबसे अच्छा प्रबंधन देश में भी हुआ कोरोना का, तो वो राजस्थान में हुआ। इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। देश में देश के बाहर भी लोगों ने तारीफ करी राजस्थान भीलवाड़ा मॉडल की। इसी में कहना चाहूंगा, आप लोग दिमाग में रखें किस प्रकार से हमें आने वाले वक्त में तीसरी लहर भी आ सकती है। अभी कोरोना गया नहीं, कई मुल्कों में तीसरी लहर आ गई, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इजराइल के अंदर, स्पेन के अंदर, इटली के अंदर कहीं तीसरी, कहीं चौथी, पांचवी लहर आ रही है। हमें अपना बचाव खुद करना है और उसके 2 ही रास्ते हैं। एक तो वैक्सीन, हमारी आज कैपेसिटी 15 लाख वैक्सीन लगाने की है, हम 1.5-2 लाख मुश्किल लगा पा रहे क्योंकि वैक्सीन मिल नहीं रही। 15 लाख की कैपेसिटी पैदा की हम लोग बढ़ाएंगे। आने वाले समय में ब्लॉक लेवल तक वेयर हाउस की फैसिलिटी क्रिएट करने का भी अभियान चलाया जाएगा। हर छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में अब तक 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रकम सीधी उनके खाते में जमा करा दी गई है। छोटा किसान अब हमारे लिए, हमारा मंत्र है, हमारा संकल्प है, छोटा किसान बने देश की शान। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। आने वाले वर्षों में हमें देश के छोटे किसानों की सामूहिक शक्ति को और बढ़ाना होगा, नई सुविधाएं देनी होगी। आज देश के 70 से ज्यादा रेल रूटों पर किसान रेल चल रही है। किसान रेल छोटे किसानों को अपने उत्पाद का कम कीमत
ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम हो, इस पर दूर दराज के इलाकों में वो इस आधुनिक सुविधा के साथ अपने उत्पाद पहुंचा सकता है। कमलम हो या शाही लीची, भूत जलोकिया मिर्च हो या काला चावल या हल्दी, अनेकों उत्पाद अब दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे जा रहे हैं। आज देश को खुशी होती है जब भारत की मिट्टी में पैदा हुई चीजों की सुगंध दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रही है। भारत के खेत से निकली सब्जियां और खाद्यान्न से आज दुनिया का टेस्ट बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कैसे आज गांवों के सामर्थ्य को बढ़ाया जा रहा है, उसका एक उदाहरण है स्वामित्व योजना। हम सब जानते हैं कि गांवों में जमीन की कीमत का क्या हल होता है। जमीन पर उनको बैंकों से कोई कर्ज नहीं मिलता है, खुद जमीन के मालिक होने के बावजूद भी, क्योंकि गांव में जमीनों के कागज पर कई कई पीढ़ियों से कोई काम नहीं हुआ है। लोगों के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को बदलने का काम आज स्वामित्व योजना कर रही है। आज गांव गांव हर एक घर की, हर जमीन की ड्रोन के जरिए मैपिंग हो रही है। गांव की जमीनों के डेटा और संपत्ति के कागज ऑनलाइन अपलोड हो रहे हैं। इससे न सिर्फ गांवों में जमीन से जुड़े विवाद समाप्त हो रहे हैं, बल्कि गांव के लोगों को बैंक से आसानी से लोन भी मिलने की व्यवस्था निर्माण हुई है। गांव गरीब की जमीनें विवाद का नहीं, विकास का आधार बने। देश आज उस दिशा में बढ़ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के भविष्य की बात करते थे, अपनी आंखों के सामने मां भारती की भव्यता का जब वो दर्शन करते थे, तब वो कहते थे, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, जहां